हेलो दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन की यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री सेकंड के टॉपिक संस्कार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आइए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संस्कार जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा एवं शरीर का शुद्धिकरण। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। संस्कार हिंदू धर्म की वह व्यवस्था है जो मनुष्य के जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाती है तथा मृत्यु के बाद तक चलती है। दोस्तों, अगर हम संस्कारों के नामों या प्रकारों के बारे में बात करें तो यह 16 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नौवां कर्णवेधन, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समापवर्तन, 15वां विवाह तथा 16वां जो है वो अंत्येष्टि है। दोस्तों, एक बात बताते चलें आपको, यह जो गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन संस्कार, ये तीनों संस्कार जो हैं यह जन्म के पूर्व के हैं। जब मानव जीवन में व्यक्ति जन्म लेता है तो सबसे पहले ये संस्कार तीनों होते हैं। और जात कर्म नामकरण ये यहाँ से लेकर के विवाह, ये सब उनके जीवन में के अंतर्गत होते हैं। और ये जो अंत्येष्टि संस्कार है यह जीवन के अंत के बाद अर्थात मृत्यु के बाद संपन्न किया जाता है। चलिए दोस्तों, इन संस्कारों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यह जो संस्कार है यह सर्वप्रथम संस्कार माना जाता है मानव जीवन का। माता के गर्भ में जीव या जान का पहुंचना ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। यह संस्कार पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। यह मानव जीवन का दूसरा संस्कार माना जाता है। और आगे दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। गर्भ में पल रही संतान पुत्र के रूप में ही उत्पन्न हो, इस इच्छा के साथ ही यह संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इसीलिए इसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। यह संस्कार गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में संपन्न किया जाता है। दोस्तों, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगला जो संस्कार है वह तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार है। इसके बारे में जानते हैं। पति द्वारा पत्नी के केशों अर्थात बालों को सजाना ही सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। यह गर्भधारण के 8वें माह में संपन्न कराया जाता था। दोस्तों, अगला और चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। यह संस्कार जो है जन्म के बाद होने वाले संस्कारों में से पहला संस्कार माना जाता था। तो इस संस्कार के अंतर्गत बालक को जन्म के बाद स्नान करवाकर शहद व घी का पान करवाया जाता था। इस संस्कार के समय पिता द्वारा दान पुण्य भी किया जाता था। अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। यह संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न कराया जाता था। इस संस्कार के अंतर्गत बालक का शुभ पुण्य मुहूर्त में बालक के जन्म के समय के नक्षत्रों को ध्यान में रखकर बालक का नामकरण किया जाता था। दोस्तों, नामकरण करते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाती थी, आइए देखते हैं। नामकरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता था, जैसे नाम को अर्थहीन नहीं होना चाहिए, अपशब्द युक्त ना हो, सदैव सम अक्षरों का अर्थात 2 अक्षरों का, 4 अक्षरों का, 6 अक्षरों का या 8 अक्षरों का, ये विषम संख्याओं वाले अक्षरों का नाम नहीं होना चाहिए।
अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। जन्म के बाद बालक को प्रसव गृह से बाहर लाना ही निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। यह संस्कार जन्म के चौथे या छठे माह में संपन्न कराया जाता था। और इसके अतिरिक्त दोस्तों बाहर शिशु को जब लाया जाता था उसके बाद उसे सूर्य, चंद्र आदि विश्व की महान जो विभूतियां हैं उनके दर्शन करवाए जाते थे। इसके बाद अगला संस्कार आता है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बालक को सर्वप्रथम अन्न खिलाया जाता था। इसके पहले बालक अपने भोजन के लिए माता के दूध पर निर्भर होता था, परंतु 6 या 7 मास के बाद उसका शरीर विकसित होने लगता है दोस्तों, इसलिए उसे माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भोजन की भी आवश्यकता होने लगती है। इसीलिए यह संस्कार जन्म के छठे या 7वें मास के बीच संपन्न करा दिया जाता था दोस्तों। और इसीलिए यह संस्कार जन्म के छठे या 7वें मास के बीच संपन्न करा दिया जाता था दोस्तों। अगला संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार और यह 8वां संस्कार है। बालक के सर्वप्रथम बाल काटने के आयोजन को चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता था दोस्तों। चूड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है शिखा। इस संस्कार में शिखा अर्थात चोटी को छोड़कर, बालक के सर पर चोटी को छोड़कर शेष बाल काट दिए जाते थे तथा यह संस्कार बालक के जन्म के पहले, तीसरे, 5वें अथवा 7वें वर्ष में कराया जाता था दोस्तों। इसके बाद आता है 9वां संस्कार कर्णवेद या कंछेदन संस्कार। बालक के कानों में छिद्र करना ही कर्णवेद संस्कार कहलाता है। प्राचीन काल में बालक के श्रृंगार सज्जा एवं आभूषण धारण करने के लिए इस संस्कार को कराया जाता था दोस्तों। आगे है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में क्या होता था, इसमें सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान कराना ही विद्यारंभ संस्कार के बालक को सर्वप्रथम जो घर पर ही अक्षर ज्ञान कराया जाता था, माँ के द्वारा वो भी कराया जाता था, उसे ही हम विद्यारंभ संस्कार कहते थे। गुरु के आश्रम जाने के पूर्व बालक को भाषा एवं गणित का सामान्य ज्ञान प्रदान करने के लिए संस्कार का आयोजन किया जाता था। अगला संस्कार है दोस्तों उपनयन संस्कार। बालक के बाल्यकाल में संस्कारों में यह जो है सबसे प्रमुख संस्कार था। बालक के बाल्यकाल के जो संस्कार होते हैं उसमें से यह सबसे प्रमुख संस्कार था। इस संस्कार के अंतर्गत वेद शास्त्रों के अध्ययन के लिए बालक गुरु के समीप जो है आश्रम भेजा जाता था और शिक्षा जहाँ उसे प्राप्त होती थी। यह संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह जो संस्कार होता था उपनयन संस्कार, यह केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, ये जो 3 वर्ण थे पहले के, इन्हीं को ही जो है इनका ही किया जाता था। और जो हमारा शूद्र जो वर्ण था उसे या इस संस्कार का अधिकार नहीं होता था दोस्तों। यह संस्कार ब्राह्मण बालक जो होता था उसका 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष तथा वैश्य का 12 वर्ष के बाद, यानी जो गर्भधारण संस्कार होता था उसके 8वें वर्ष ब्राह्मण बालक का और 11वें वर्ष क्षत्रिय बालक का और 12वें वर्ष वैश्य का जो है किया जाता था यह उपनयन संस्कार। अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। दोस्तों बालक के द्वारा वेदों का अध्ययन प्रारंभ करना ही वेदारंभ संस्कार कहलाता है। यह संस्कार उपनयन संस्कार के तुरंत बाद ही संपन्न करा दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 13वां संस्कार केशांत संस्कार।
यह संस्कार ब्राह्मण बालक का 16वें तथा क्षत्रिय बालक का 22वें एवं वैश्य का 24वें वर्ष में संपन्न कराया जाता था। बालक द्वारा सिर, दाढ़ी, मूछ मुंडवाना इस केशांत संस्कार कहलाता है। दोस्तों, जो केस होते हैं, बालों का जो है अंत करवाना, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बालों का अंत या उन्हें कटवाना ही जो है केशांत संस्कार के नाम से जाना। दोस्तों, अगला संस्कार है समापवर्तन संस्कार। वेदों के अध्ययन एवं शिक्षा प्राप्ति के पश्चात गुरु के आश्रम से जब शिष्य विदा लेता था तब यह संस्कार किया जाता था। इसे दीक्षांत समारोह या संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला संस्कार है दोस्तों विवाह संस्कार। यह संस्कार ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में जब बालक प्रवेश करता था तब यह संस्कार संपन्न कराया जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। दोस्तों, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापत्य विवाह, पैशाच विवाह और आसुर विवाह। दोस्तों, ये जो 8 प्रकार के विवाह के प्रकार बताए गए हैं, यह हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, इनके ऊपर हम अगली वीडियो में इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, और समझेंगे कि ये विवाह क्या है। फिलहाल यहाँ पे इतना ही, और आगे देखते हैं हमारा अगला और आखिरी जो संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, इसके बारे में क्या है। दोस्तों, यह जो अंत्येष्टि संस्कार होता था, यह मानव जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। मृत आत्माओं को परलोक में शांति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता था। इस संस्कार में मृतक जो होता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसके जो आज के ज़माने में भी होता है यह संस्कार। दोस्तों, हम तो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा युग है, इस युग में भी यह संस्कार भी विद्यमान है। मृतक के परिजनों के द्वारा उसे पिंडदान अथवा जलांजलि दी जाती है। दोस्तों, इसी को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। जब व्यक्ति की जो मरने के बाद जो अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों को जल में प्रवाहित करना, उन्हें जलांजलि या पिंडदान देना, ये सब अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 3 टीचर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।